हेलो एंड वेलकम टू द तेज सिविल्स न्यूज़ बिट्स प्रोग्राम। आज हम 19 अगस्त के इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स को कवर करेंगे। तो दिस इज़ आवर न्यूज़ इंडेक्स फॉर टुडेज न्यूज़ बिट्स। द फर्स्ट आर्टिकल इज रिगार्डिंग द टिफिन शेमिंग। ये एक नया फिनोमिना है जो सोसाइटी में देखने को मिल रहा है। पत्रिका में काफ़ी अच्छा आर्टिकल आया था। देन द नेक्स्ट आर्टिकल इज रिगार्डिंग कि हाउ इंडिया इज शोइंग वर्ल्ड टू अ पाथ टू एंड द ग्लोबल हंगर विच इज़ फ्रॉम द हिंदू। देन रिगार्डिंग सर्विसेज ट्रेड एक आर्टिकल बिजनेस लाइन में आया था। द फोर्थ आर्टिकल विच इज रिलेवेंट अंडर द GS2 एथिक्स सिलेबस और आपके सिटीजन सेंटर गवर्नेंस मॉडल विच इज अ लिविंग लैब कंसेप्ट इन केरला, a very good example of how community driven changes can be implemented with the administrative help। साथ ही पिकल बॉल पेरेंटिंग एक नया फिनोमेना सोसाइटी में हमें देखने को मिल रहा है विच इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर आवर GS2 अंडर एथिक्स। देन इंटरनेशनल रिलेशन से रिगार्डिंग तीन अच्छे आर्टिकल आए थे कि डॉलर का प्रेजेंट एंड फ्यूचर स्कोप क्या है विच इज़ फ्रॉम बिजनेस लाइन। देन टैरिफ शॉक अ वेक अप कॉल फॉर द इंडिया बिजनेस स्टैंडर्ड से था। द लास्ट आर्टिकल इज रिगार्डिंग कि रशिया वर्सेस अमेरिका whom should इंडिया चूज, तो ये जनसत्ता से था। तो आप देख सकते हैं वी हैव कवर्ड डाइवर्सिटी ऑफ न्यूज़पेपर बोथ फ्रॉम हिंदी एंड इंग्लिश। सो दिस इनिशिएटिव वी आर वर्किंग वेरी हार्ड फॉर यू गाइज, सो प्लीज सपोर्ट दिस इनिशिएटिव। पहला जो आर्टिकल है ये टिफ़िन शेमिंग से रिलेटेड है कि रिसेंटली आपने देखा होगा कि स्कूल्स में बच्चे जो हैं वो अपने जो ट्रेडिशनल फूड आइटम्स एक टाइम पे हुआ करते थे, फॉर एग्जांपल पराठे या देसी जो खाना हमारा होता था, आज उससे दूर होते जा रहे हैं। और दूसरी तरफ हम जो है वो प्रोसेस या अल्ट्रा प्रोसेस फूड की तरफ जा रहे हैं। अब इसका एक बहुत ही साइकोलॉजिकल और सोशलॉजिकल पर्सपेक्टिव से ये आर्टिकल बोलता है कि ऐसा नहीं है कि बच्चों की ये फूड प्रेफरेंस है, एक्चुअली में बच्चों के लिए एक टिफ़िन शेमिंग की तरह काम कर रहा है। कि जब अपने आसपास अन्य वर्गों के लोगों को या संपन्न वर्ग के लोगों को इस तरह से देखते हैं कि दे आर ब्रिंगिंग बर्गर्स एंड द न्यू प्रोसेस आइटम, तो बच्चों में भी एक शेमिंग आती है अपने घर के खाने को लेके। इस वजह से बच्चे अपने घर के खाने से परहेज कर रहे हैं और लंच बॉक्स में बच्चे फास्ट फूड को सम्मिलित कर रहे हैं। तो एक इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मल्टी डिसिप्लिनरी ट्रेंड के अनुसार इंडिया में 1 करोड़ 44 लाख बच्चे जो हैं वो मोटापे के शिकार हैं और इसका एक बड़ा कारण फास्ट फूड को बताया जा रहा है। अब ये हमारी सोशलॉजी के रिगार्डिंग कैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमारी सोशलॉजी में एक टॉपिक मेंशन है वेस्टर्नाइजेशन। अब इस थीम पे एनालिटिकल और मॉडर्न डे के जो इवॉल्विंग फिनोमेना है उस पे कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे कि आपका वेस्ट टॉक्सिफिकेशन का कॉन्सेप्ट 2023 RS मेंस में पूछा गया था। अब ये एग्जाम्पल एक क्लासिकल एग्जाम्पल है कैसे वेस्ट टॉक्सिफिकेशन हमारी सोसाइटी को प्रभावित कर रहा है। सो इट्स एग्जाम्पल ऑफ कल्चरल इम्पेरियलिज्म वेयर we are getting a inferiority complex from a western culture and we are trying to adapt to those cultural value। रिजल्ट क्या हो रहा है, ना केवल हमारे बच्चों की सेहत खराब हो रही है, साथ ही इरोजन ऑफ हमारी ट्रेडिशनल वैल्यू भी हो रहा है। तो आप ऐसे एग्जाम्पल को कोट कर सकते हैं अपने आंसर्स में एंड दे गिव अ वेरी गुड परस्पेक्टिव टू द एग्जामिनर एज वेल। अब इसी से मिलता जुलता एक कंसेप्ट है द मैकडोनाल्डाइजेशन ऑफ द सोसाइटी। तो जो जॉर्ज रिट्जर हैं उन्होंने काफ़ी अच्छी बुक लिखी थी, ही इज़ अ वेरी फेमस सोशलॉजिस्ट। तो आप उनकी इस बुक के समरी के बारे में देख सकते हैं कि कैसे फास्ट फूड जो प्रिंसिपल्स हैं दे आर लेडिंग टू अ डोमिनेशन ऑफ द सोसाइटी। कि फास्ट फूड प्रिंसिपल्स क्या हैं, दे आर स्पीडी, कन्वीनियंस, यूनिफॉर्मिटी। इनका रिजल्ट क्या होता है कि एक सोसाइटी के कल्चरल या फूड पैटर्न पे कैसे आपको इनका डोमिनेशन देखने को मिलता है। तो आप इस तरह की बुक्स को भी कोट कर सकते हैं अपने आंसर में एंड यू विल गेट सम ब्राउनी पॉइंट्स फ्रॉम हेयर। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। इट इज़ द पार्ट टू एंडिंग ग्लोबल हंगर रन्स थ्रू इंडिया। अब यह आर्टिकल जिन्होंने लिखा है उसके कारण इसकी वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। इट इज़ रिटन बाय मैक्सिमो टोरेरो क्यूलेन। तो ही इज़ द चीफ इकोनॉमिस्ट एट द फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो आप इस तरह की अथॉरिटीज़ को कोट कर सकते हैं अपने आंसर में। अब यह आर्टिकल दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को दिखाता है कि कैसे इंडिया की जो PDS की सक्सेसफुल जर्नी है वो पूरी दुनिया के लिए हंगर मैनेजमेंट में एक केस स्टडी के रूप में आ सकती है। अब यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट आती है स्टेट ऑफ द फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन, जिसके अकॉर्डिंग वर्ल्ड की 8.2% जो पॉपुलेशन है इट इज़ अंडर नरिशमेंट। ऑल्दो अभी प्री पैंडेमिक लेवल पर आप देखें तो 7.3% था, बट वर्ल्ड इज़ इम्प्रूविंग। और वर्ल्ड के जो इम्प्रूवमेंट हुआ है उसमें सबसे जो डिसीजिव रोल प्ले किया है दैट इज़ बीइंग प्लेड बाय द इंडिया। तो ऑथर कहते हैं कि हाउ इंडिया प्लेड दिस डिसीजिव रोल बाय द पॉलिसी इन्वेस्टमेंट इन फूड सिक्योरिटी न्यूट्रिशन increasingly driven by digital technology, smarter governance and the improved service delivery। फॉर एग्जाम्पल इंडिया का अगर आप NSSO का सर्वे देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि जो इंडिया में अंडर नरिशमेंट का प्रिविलेंस है दैट वाज 14.3% इन 2020
और अगर आप करंटली देखेंगे तो इट ड्रॉप डाउन टू 12%। दैट मीन्स कि कम से कम इंडिया ने 30 मिलियन लोगों को हंगर लाइन से ऊपर लेके आया है एंड अंडर नरिशमेंट को दूर किया है। अब ये जो इंडिया ने डिसीजिव रोल प्ले किया है, इसके रिगार्डिंग ऑथर बात करते हैं कि हाउ इंडिया का जो पीडीएस ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है इट इज़ फ्यूल्ड दिस सक्सेस स्टोरी। तो इंडिया का पीडीएस सिस्टम जो है बेसिकली रिविटलाइज करता है इस पूरी स्टोरी को थ्रू इट डिजिटलाइजेशन, आधार इनेबल टारगेटिंग, रियल टाइम इन्वेंट्री, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल, वन नेशन वन राशन कार्ड। अब इससे फायदा ना केवल इंटरनल माइग्रेंट्स को मिला बल्कि वल्नरेबल हाउस होल्ड को भी मिला। राजस्थान गिव अप अभियान चलाता है जिसके अंदर के हम इंक्लूजन और एक्सक्लूजन एरर दोनों को ही कम करते हैं और नियरली 18 लाख फेक बेनिफिशरीज भी आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये एक मॉडल है इंडिया के पीडीएस के लिए कि कैसे इंडिया डिजिटल गवर्नेंस को इंक्लूड कर रहा है। बट ऑथर कहते हैं कि देर आर सर्टन चैलेंजेस एंड प्रीवियसली वी हैव ऑल्सो कवर्ड कि दो इंडिया हैज ब्रिंग आउट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम पॉवर्टी एंड अंडर नरिशमेंट, बट मेन इशू अभी भी न्यूट्रिशन का है कि अभी भी हमारे यहाँ जो न्यूट्रिशियस फूड अवेलेबिलिटी है वो हम सिक्योर नहीं कर पाए हैं बिकॉज ऑफ द देर आर सम रीज़न। वो ऑथर इसमें डिस्कस करते हैं कि ओवर 60% ऑफ द पॉपुलेशन ड्रिवन बाय हाई प्राइसेस ऑफ न्यूट्रिएंट डेंस फूड, इनएडुकेट कोल्ड चेन स्टोरेज है, इनएफिशिएंट मार्केट लिंकेज है जिसकी वजह से हम प्रॉपर न्यूट्रिशियस फूड इंश्योर नहीं कर पा रहे हैं। अब इसमें पीएम पोषण का एग्जाम्पल, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट का एग्जाम्पल ऑथर देते हैं कि कैसे ये डाइटरी डाइवर्सिटी को प्रमोट कर रहा है। साथ ही कुछ स्ट्रक्चरल चैलेंजेस इंडिया की फूड और हंगर मैनेजमेंट के साथ हैं विच इज़ कि हंगर फॉल्स, मेल न्यूट्रिशन, ओबेसिटी, माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। तो ये एक ऐसे एरिया है जिसमें इंडिया को अभी भी काम करना बहुत ज़रूरी है। अब सर कुछ स्ट्रक्चरल चैलेंज बताते हैं कि इंडिया का जो एग्री फूड सिस्टम है उसमें ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आ सकता है। तो इसके लिए हमको सबसे पहले डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ेगा हमारे पल्सेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल प्रोडक्शन में। साथ ही हमारे जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज हैं दे आर ऑल्सो सिग्निफिकेंटली हाई एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज इम्प्लीमेंटिंग प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जिससे कि पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज को भी हम कम कर रहे हैं। तो इट इज़ एस्टिमेटेड कि इंडिया का जो 13% ऑफ द फूड है वो वेस्ट हो जाता है फार्म एंड मार्केट के बीच में। तो हमको अपने फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेज इस्टेब्लिश करने पड़ेंगे ताकि हमारा फूड वेस्टेज को हम कम कर सकें। साथ ही वीमन लेड एंटरप्राइजेज या एफपीओस को बढ़ावा देना पड़ेगा। प्रधानमंत्री मेगा फूड पार्क योजना, ऐसी योजना इंडिया चला रहा है। तो ओवरऑल इंडिया हैज़ वर्कड अ लॉन्ग वे टू इंश्योर द हंगर गो डाउन टू अ मिनिमल लेवल। साथ ही ऑथर कहते हैं कि वाई इंडिया की जो स्टोरी है वो दुनिया के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है बिकॉज व्हेन इंडिया प्रोड्यूस समथिंग, और जब इंडिया कोई सॉल्यूशन प्रपोज करता है तो उसकी स्केलेबिलिटी बहुत अच्छी होती है। कीपिंग इन द माइंड कि इंडिया की जो डाइवर्स डेवलपिंग पॉपुलेशन है, तो इफ़ अ मॉडल इज सक्सेसफुल इन इंडिया दैट मीन्स कि इट इज़ अ मॉडल फॉर वर्ल्ड। वी हैव शोन द वर्ल्ड थ्रू आवर सोलर मॉडल, थ्रू आवर रिन्यूएबल एनर्जी, थ्रू आवर वैक्सीन डिप्लोमेसी और द वैक्सीन मॉडल। तो काफ़ी अच्छा आर्टिकल था, आप इस तरह के आर्टिकल्स को देख सकते हैं। ये जो केस स्टडीज़ हैं आप इनको अपने आंसर में कोट कर सकते हैं एंड दे गेव अ वेरी फ्रेश पर्सपेक्टिव टू योर आंसर्स। नेक्स्ट आर्टिकल इज रिगार्डिंग सर्विस सेक्टर कि हाउ सर्विस सेक्टर, अभी जो करंट टैरिफ ट्रेड वॉर चल रही है उसमें आपने देखा होगा कि दुनिया का केवल ध्यान एक्सपोर्ट ऑन द गुड्स एंड द कमोडिटीज़ पे है, बट जो रियल गेम है वो सर्विसेज से है। तो ऑथर जो है इस आर्टिकल में बताते हैं कि कैसे सर्विस सेक्टर जो है वो इंडिया के लिए बहुत एक अपॉर्चुनिटी भी है एंड बहुत एक ट्रेड थ्रेट के रूप में भी काम कर रहा है कि इस सेक्टर में इंडिया के क्या कंसर्न है। तो इंडिया के अगर आप सर्विस सेक्टर के डेटा को देखेंगे तो इंडिया सर्विस एक्सपोर्ट रीच टू $340 बिलियन इन 2023 विच इज़ अकाउंटिंग फॉर 44% ऑफ आवर ट्रेड। एंड इसमें भी आपका जो मैक्सिमम है दैट कंट्रीब्यूट हाफ ऑफ दीज आर फ्रॉम आईटी एंड वन थर्ड ऑफ दीज कंट्रीब्यूट फ्रॉम कंसल्टेंसी, लीगल सर्विसेज एटसेट्रा। अब ये तो हमारी अपॉर्चुनिटी है बट देर आर थ्रेट एज वेल। करंट यूएस की आप पॉलिसी देखेंगे तो ऑल दो सर्विसेज पे टैरिफ नहीं लगता है गुड्स की तरह, बट आपने देखा होगा कि नॉन टैरिफ बैरियर या नॉन ट्रेड बैरियर जैसे कि साइटो नॉन टैरिफ बैरियर जो है वो सर्विसेज पे लगाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल कि H1 वीज़ा की जो अवेलेबिलिटी है उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। इंडिया की जो डिग्रीज है उसको उसकी एक्सेप्टेंस उतनी नहीं है, वीज़ा रिस्ट्रिक्शन है, नॉन रिकग्निशन ऑफ प्रोफेशनल डिग्री फ्रॉम वेरियस कंट्रीज़ है। साथ ही एक बहुत अच्छा पॉइंट ऑथर देते हैं कि द इमोशनल इम्पैक्ट ऑफ बाइंग होजरी इन इंडिया फ्रॉम अ डिपार्टमेंटल स्टोर इज सैन फ्रांसिस्को, की यूएस या वेस्टर्न कंट्री में उसको लेके एक इमोशनल इम्पैक्ट है।
तो इस तरह से कुछ थ्रेट भी हैं, और ये थ्रेट हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया हैज़ ओवर 1700 ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर मोस्टली बिलोंगिंग टू द यूएस, जिसमें 2 लाख 20 लाख से भी ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। तो यूएस के साथ अगर हमारी ट्रेड वॉर कंटिन्यूस रहती है तो ना केवल हमारे गुड्स और कमोडिटी के एक्सपोर्ट पे फ़र्क पड़ेगा, बल्कि सर्विसेज पे भी इसका काफ़ी इंपैक्ट देखने को मिलेगा, स्पेशली एक ऐसे टाइम में जहाँ पे एआई जो है वो मार्केट को डिस्टेबलाइज कर रहा है। तो इंडिया के सर्विसेज सेक्टर भी एक अपॉर्चुनिटी के रूप में भी है और एक थ्रेट के रूप में भी है। साथ ही ऑथर कहते हैं कि अगर आप देखेंगे तो इंडिया के जो सर्विस सेक्टर है उसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस है, और इस ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस का जो मेन पॉइंट है वो आता है चीप मैन पावर से। बट रिसेंट टाइम में आपने देखा होगा कि जो साउथ ईस्ट एशिया की कंट्री है या अफ्रीकन कंट्रीज है, दे आर गिविंग अ टफ फाइट टू इंडिया। और अब आप देखेंगे कि एक्सपोर्ट्स में भी अगर हम गुड्स की भी बात करें तो दे आर गेटिंग अराउंड 18 to 20% टैरिफ। तो गुड्स में भी वो हमको एक टफ टक्कर देंगे। तो और साथ ही सर्विसेज सेक्टर में भी उनके वहाँ चीप लेबर की अवेलेबिलिटी है। तो हमारे लिए सर्विस सेक्टर को नर्चर करना या सर्विस सेक्टर में न्यू रिफॉर्म्स लाना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, ताकि हमारा जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है हम उसको सस्टेन कर पाएँ। तो दिस वाज अ वेरी गुड आर्टिकल, यू मस्ट रीड इट। दिस इज इन्फोग्राफिक, दिस वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग वन, बिकॉज आपने देखा होगा कि यूएस इंडिया को कंटिन्यूसली ट्रेड डेफिसिट के बारे में बोलता है कि वी आर हैविंग अ ट्रेड डेफिसिट विथ इंडिया एंड इंडिया इज अ टैरिफ किंग। बट दिस वी हैव टेकन फ्रॉम ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव। काफ़ी अच्छी समरी इस आर्टिकल में दी हुई थी कि अगर आप इंडिया यूएस के बायलेटरल ट्रेड को देखेंगे तो ये $212 बिलियन है एज पर 2024। अब इसमें आप देखिए कि यूएसए जो है वो गुड्स की बात अगर हम करें तो इंडिया को $41 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है, वहीं इंडिया यूएसए को $87 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है। दैट मीन्स कि गुड्स में हमारा ट्रेड $128 बिलियन है, और जहाँ पे कि इंडिया इज़ अ विनर। बट अगर आप सर्विसेज को इंक्लूड कर लेते हैं तो यूएसए एक्सपोर्ट करता है हमको $41.8 बिलियन की सर्विसेज, वहीं यूएसए को इंडिया करता है $41.6 बिलियन। दैट मीन्स कि हमारा सर्विसेज का ट्रेड $83.4 बिलियन है, जहाँ पे कि यूएसए इज़ अ विनर विद अ मार्जिनल अमाउंट ऑफ $102 मिलियन। अब बात ये हो जाती है कि ऑल्दो हमारा ट्रेड सरप्लस यूएसए से 43 to 46 बिलियन है, बट दैट इज़ ओनली इन द गुड्स। अगर हम सर्विसेज को भी इंक्लूड कर लें तो गुड्स प्लस सर्विसेज ये ट्रेड डेफिसिट 46 आउट ऑफ 200 बिलियन हो जाता है। दैट मीन्स कि जो डोनाल्ड ट्रंप के एलिगेशंस है कि इंडिया इज हैविंग अ हाई टैरिफ टुवर्ड्स द यूएस प्रोडक्ट, दैट इज अ वन साइडेड थिंग। अगर आप पूरी पिक्चर को देखेंगे और सर्विस सेक्टर को भी इंक्लूड करेंगे तो आप पाएंगे कि इंडिया गिव्स अ फेयर अपॉर्चुनिटी टू द यूएस मार्केट एज वेल। तो ये इन्फोग्राफिक या ये आर्ग्यूमेंट आप अपने मेन से इंटरव्यू में यूज कर सकते हैं। The next article is a case study or example which you can use at a multiple place like ethics, citizen led governance आपके इंटरव्यू में डिजास्टर मैनेजमेंट को। तो होता क्या है कि केरला में लिविंग लैब का एक कंसेप्ट स्टार्ट किया जाता है। केरला में आपने देखा होगा कि कुछ समय पहले हैवी लैंडस्लाइड्स हुए थे, उसके बाद केरला के ही कनिचार नामक गांव में ये कंसेप्ट शुरू किया जाता है। तो ये जो कंसेप्ट है ये नीदरलैंड से इंस्पायर होकर लिया गया है। तो इस विलेज में कनिचार विलेज में विच इज़ इंडियाज फर्स्ट विलेज पंचायत वेयर अ लिविंग लैब अप्रोच हैज़ बीन अडॉप्टेड। तो यहाँ पे लोकल लेवल एंड इवन इन लोकल में हाइपर लोकलाइजेशन ऑफ क्लाइमेट डेटा किया जाता है। इस तरह के सेंसर्स और डेटा मॉनिटर्स लगाए जाते हैं ताकि विलेजर्स को लोकली क्लाइमेट एंड कंडीशन का डेटा पहले मिल सके, ताकि इस तरह के जो लैंडस्लाइड अलर्ट्स हैं उनको वो एक्सेस हो सके। साथ ही कुछ अच्छी इनिशिएटिव ये लोग इसमें लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपॉइंटमेंट ऑफ अ रेजिलियंस ऑफिसर। सो दिस इज अ वेरी न्यू फिनोमिना कि हमें एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसे ऑफिसर चाहिए विच इज सोलली रिस्पॉन्सिबल विद द रेजिलियंस ऑफिसर, ताकि उनका काम डिजास्टर मैनेजमेंट की रिगार्डिंग हो, हु इज engaged in strengthening the disaster preparedness and the social resilience of the people। एक 60 मेंबर की कमेटी बनाई जाती है जिसमें कि लोकल पीपल होते हैं, सिविल इंगेजमेंट्स होता है, साथ ही ये स्टूडेंट्स को भी डिजास्टर मैनेजमेंट्स में ट्रेन करते हैं। अब इनका ये मॉडल इतना सक्सेसफुल होता है कि अब ये एक हीट एक्शन प्लान की ओर भी काम कर रहे हैं कि कैसे एक माइक्रो वेदर कंडीशन बेस्ड एक हीट एक्शन प्लान बनाया जा सके। तो ये काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है, आप इस केस स्टडी को जरूर पढ़िए, आपको काफ़ी अच्छे पॉइंट देखने को मिलेंगे कि कैसे सिटीजन और एडमिनिस्ट्रेशन साथ में आके एक सिटीजन लेड गवर्नेंस का एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं और कैसे एक सस्टेनेबल गवर्नेंस हम देश को दे सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज रिगार्डिंग
pickleball parenting. So this is a very new and interesting phenomena and written by N Raghu Ramanson, which is a very famous management person from management field. तो सर बताते हैं कि अभी पेरेंटिंग में काफ़ी नए ट्रेंड्स आपको देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि जेंटल पेरेंटिंग, फ्री रेंज पेरेंटिंग, टाइगर पेरेंटिंग, हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग। हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग तो ऐसी पेरेंटिंग है जहाँ पे पेरेंट्स कंसिस्टेंटली मॉनिटर करते हैं बच्चे को अबव देयर हेड। तो वो बच्चे को सुरक्षा और सफलता को लेकर अत्यधिक चिंतित रहते हैं, जिसका नकारात्मक प्रभाव भी बच्चों पर पड़ता है। तो अब जो आप देखेंगे कि करंट जो पेरेंटिंग है वो इन सबका क्यूमुलेशन है, कि कभी पेरेंट जेंटल पेरेंटिंग होते हैं, कभी फ्री रेंज में होते हैं, कभी हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग भी करते हैं। तो अब इसका हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रिलेवेंस है। एथिक्स में हमारा क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ फैमिली इन वैल्यू इनकलकेशन। अब आप देखिए कि फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन itself is evolving under modernization, अंडर ग्लोबलाइजेशन एंड अंडर वेस्टर्नाइजेशन। तो जब फैमिली एज ए इंस्टीट्यूशन ही चेंज हो रहा है, तो जो फैमिली की जो वैल्यू सिस्टम है दैट इज ऑल्सो चेंजिंग एंड दैट इज रिफ्लेक्टिंग इन आवर सोशल एथिक्स। तो आप इस आर्ग्यूमेंट या इस पॉइंट को यूज कर सकते हैं कि कैसे फैमिली का इंस्टीट्यूशन चेंज हो रहा है, फैमिली की जो वैल्यूज है दैट आर चेंजिंग ओवर द टाइम एंड हाउ दिस इज रिफ्लेक्टिंग इन आवर सोसाइटी। तो ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है और काफ़ी अच्छा आर्टिकल है, आप इसको जरूर पढ़िए। द नेक्स्ट आर्टिकल इज़ वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिकल रिगार्डिंग द डी डॉलराइजेशन। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी ये एक पॉइंट ऑफ व्यू बना हुआ है डिस्कशन का कि क्या डॉलर की सुप्रीमेसी ख़त्म हो रही है। तो ये जो आर्टिकल है ये काफ़ी अच्छे से डिस्कस करता है कि यूएस का जो डॉलर है हाउ इट इस्टेब्लिश इट्स हेजीमनी और डॉलर का फ्यूचर क्या है। तो ये आर्टिकल काफ़ी बड़ा था, तो हमने आपके लिए इसको माइक्रो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो चलिए देखते हैं कि डॉलर का प्रेजेंट एंड फ्यूचर क्या है। तो सबसे पहला आर्टिकल बताते हैं कि डॉलर की जो सुप्रीमेसी इस्टेब्लिश कैसे हुई। तो व्हेन द यूएस डॉलर इमर्ज अ क्लियर हेजीमोनी आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जहाँ पे ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस का कंसेप्ट आता है। तो यूएस उस समय वर्ल्ड की 1/3 ऑफ ग्लोबल जीडीपी एंड हाफ ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड को कंट्रोल करता था, विच इज़ अ क्लियर डोमिनेशन ओवर द यूरोप। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएस अपनी हेजीमनी डॉलर के थ्रू इस्टेब्लिश कर लेता है। बट अगर आप 2024 का मार्केट देखेंगे तो यूएस का जो डॉलर है इट कॉन्ट्रीब्यूट्स, या यूएस की जो जीडीपी है वो वर्ल्ड जीडीपी की लेस देन 17% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड में है। और इन टर्म्स ऑफ जीडीपी यूएस अभी 25% से भी कम कंट्रीब्यूट करता है। तो ये ऐसा फिनोमेना हमें क्यों देखने को मिल रहा है, विच क्लियरली शो कि यूएस की जो हेजीमोनी है, डॉलर का जो डोमिनेंस है वो कम हो रहा है। अब नेक्स्ट आर्टिकल में आप देखेंगे कि और भी ऐसे फिनोमेना हैं जो शो करते हैं कि डॉलर की हेजीमनी कैसे कम हो रही है। तो आप सबसे पहले इस ग्राफ को देखिए कि डिक्लाइनिंग ट्रेंड, जो ब्लू लाइन है वो शो करती है कि यूएस शेयर ऑफ ऑफिशियल फॉरेक्स रिजर्व। तो 2010 में अगर आप देखेंगे तो इट वाज कंसिडरेबली हाई, बट करंट टाइम में अगर आप देखेंगे तो इट इज़ डिक्लाइनिंग। एंड जो यूएस का शेयर है ऑफिशियल फॉरेक्स यूएस डॉलर का जो शेयर है इट इज़ अराउंड 58%। तो इट इज़ अ एरिया ऑफ कंसर्न फॉर यूएस। साथ ही अगर आप शेयर ऑफ ट्रेजरी सिक्योरिटी हेल्ड बाय फॉरेन इन्वेस्टर देखेंगे जो कि रेड कलर से शो होता है, तो आप देखेंगे कि इसमें भी ड्रॉप आ रहा है एंड दैट इज़ अ कंसिस्टेंट ड्रॉप। तो ये भी काफ़ी डाउन हुआ है एंड नाउ इट्स अराउंड 34%। तो ये तो एक ऐसे पॉइंट है कि यूएस की जो डॉलर डोमिनेंस है इट इज़ गोइंग डाउन टू व्हाट इट वाज वंस। बट क्या ऐसा है कि इमिडिएटली डॉलर को कोई करेंसी रिप्लेस कर देगी, इस पे भी व्यू पॉइंट है। तो दो धड़े में दुनिया बटी हुई है। एक धड़ा सोचता है कि डॉलर की जो मोनोपोली है इट विल कम्प्लीटली गो, द अदर वन थिंक्स कि डॉलर को मल्टीपल करेंसीज रिप्लेस कर देगी। तो चलिए देखते हैं कि बाकी क्या फैक्टर्स हैं जिसके कारण डॉलर अभी भी रिलेवेंट हो जाता है। तो अब आप देखिए एक अनदर फैक्टर जो कि थ्रेट है, सबसे पहले उसे देख लेते हैं। तो एक और थ्रेट डॉलर के रिगार्डिंग अगर आप देखेंगे तो आप गोल्ड को देखिए कि आपने देखा होगा कि इंडिया अभी कंटिन्यूस गोल्ड खरीदता है और बाकी कंट्रीज भी गोल्ड में इन्वेस्टमेंट पे ज़्यादा प्रेफरेंस कर रही है। तो ये आप ब्लू वाला जो कॉलम है ये यूएस की गोल्ड स्टोरेज को दिखाता है। तो यूएस का आप देखेंगे कि इट इज़ कॉन्स्टेंट, इवन फॉर द जर्मनी इट इज़ कॉन्स्टेंट। बट जो न्यू इमर्जिंग इकोनॉमी है लाइक जो ब्रिक्स कंट्रीज की इकोनॉमी है, वहाँ अगर आप ये गोल्ड का पैटर्न देखेंगे तो आप देखिए कि इसमें कंटिन्यूस राइज देखने को मिल रहा है। एंड करंट मार्केट में अगर वर्ल्ड के गोल्ड रिजर्व्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा इट इज़ डोमिनेटेड बाय रशिया विच इज़ 29%, रशिया देन चाइना 22% एंड इंडिया विच इज़ 4.6%। तो जो आरआईसी ब्लॉक है इट होल्ड्स नियरली मोर देन 50% ऑफ योर गोल्ड रिजर्व। तो ये भी एक स्ट्रैटेजी देखी जा रही है कि आने वाले टाइम में कैसे डॉलर की हेजीमनी कम हो सकती है।
बट देर आर टू फैक्टर जिनकी वजह से डॉलर की इंपॉर्टेंस अभी भी बहुत ज़्यादा है। द फर्स्ट वन इज डेट फैक्टर, कि अगर आप आज भी देखेंगे तो जो फॉरेन करेंसी डेट इशुएंस है वो सबसे ज़्यादा डॉलर में है। ये जो ब्लू कॉलम है ये आपको डॉलर का यूज़ बताता है इंटरनेशनल डेट में। तो इट इज़ नियरली 60%। तो ये एक ऐसा फैक्टर है जिसके कारण डॉलर की हेजिमनी आज भी स्टैब्लिश है। साथ ही अनदर फैक्टर विच इज़ राइजिंग शेयर ऑफ यूएस डॉलर इंटरनेशनल यूजेज। अगर आप 2010 के कंपेयर में देखेंगे तो आज यूएस डॉलर का जो इंटरनेशनल यूजेज है इट इज़ मोर देन 65%। तो ये भी एक कारण है कि यूएसए का डॉलर की कैसी हेजिमनी स्टैब्लिश हो रही है। अब ये जो डॉलर की हेजिमनी है दैट एक्चुअली पोजेज अ कंसर्न फॉर यूएसए। कल भी हमने डिस्कस किया था कि यूएसए की जो रियल प्रॉब्लम है दैट इज़ कि डॉलर का रिजर्व करेंसी के रूप में इस्टेब्लिश होना। कि एक और जहां ये यूएसए पे कंपल्शन करता है कि उन्हें ट्रेड डेफिसिट को रखना पड़ेगा, दूसरी ओर यूएसए का कंसर्न उनके टैरिफ्स हैं कि यूएस को टैरिफ को भी मैनेज करना है, और अगर वो डॉलर को एज अ रिवर्स करेंसी प्रमोट करते हैं तो उनके ट्रेड डेफिसिट विल कीप ऑन वाइडनिंग। तो यूएसए के लिए एक डिलेमा है। दैट्स व्हाई वी डिस्कस द डिफरेंट पैराडॉक्स yesterday, कि लाइक ट्रिफिन पैराडॉक्स भी डिस्कस, लियोनटिफ पैराडॉक्स भी डिस्कस। तो ये आप आज आप उनको डेटा के रूप में भी देख सकते हैं कि कैसे यूएस डॉलर यूएसए के लिए एक इशू भी है और उसके लिए एक वैल्यूबल एस्पेक्ट भी है। कि एक और जहां वो उसकी हेजिमनी स्टैब्लिश करता है तो दूसरी ओर यूएस डॉलर के कारण करंट अकाउंट डेफिसिट भी उन्हें देखने को मिलता है। तो काफ़ी अच्छे व्यू पॉइंट्स आपको इस आर्टिकल से मिले थे। नेक्स्ट आर्टिकल इज रिगार्डिंग द टैरिफ ट्रेड वॉर। तो ये जो आर्टिकल है इट इज़ ऑल्सो सेंट्रिक अराउंड द सर्विसेज सेक्टर, कि कैसे यूएस के जो डॉलर हैं, अगर यूएस के जो टैरिफ वॉर है अगर वो सस्टेन रहती है तो उसका इम्पैक्ट ना केवल गुड्स पे आएगा, बिकॉज एक वर्ग का ये कहना है कि यूएस के जो टैरिफ है उससे इंडिया पे इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि यूएस अकाउंट ओनली 2% ऑफ इंडियाज ग्रोस। यूएस के जो ये गुड्स एक्सपोर्ट है ये केवल 2% ऑफ इंडिया की जीडीपी पे है, और उसमें भी ओनली 2/3 पे इम्पैक्ट होगा, क्योंकि फार्मास्यूटिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, पेट्रोलियम जैसे प्रोडक्ट पे तो हमें एग्जाम्पशन मिल गया है। बट ऑथर का काफ़ी अच्छा व्यू पॉइंट है कि आवर ट्रेड जो है इट इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू दिस कमोडिटी। हमें ट्रेड कम्युनिटी के आगे भी सोचना पड़ेगा कि कैसे इंडिया का सर्विस सेक्टर इससे इफेक्ट होगा, कैसे इंडिया की डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट इससे इफेक्ट होंगे। तो मैम तीन इंपॉर्टेंट एरिया बताती है कि कैसे जो टैरिफ वॉर है इसका अलग अलग एरियाज पे इम्पैक्ट आएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग है, तो वर्ल्ड आज चाइना+1 की बात कर रहा है एंड इंडिया ऑफर्स अ वेरी गुड प्लेस। लेकिन अगर इंडिया अपने आप को यूएस से डिस्टेंस कर लेता है या सप्लाई चेन से आइसोलेट कर लेता है तो ये इंडिया के लिए जो वंस इन अ लाइफ अपॉर्चुनिटी थी या वंस इन अ जनरेशनल, वी विल लूज दैट। सेकेंडली आप हमारे सर्विस एक्सपोर्ट को देखिए। प्रीवियसली भी हमने बात किया था कि 60% ऑफ इंडिया 1700+ ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स जो है वो यूएस हेडक्वार्टर्स हैं, और 20 लाख का हमारा पॉपुलेशन है जो उसमें एंगेज्ड है। तो इंडिया के सर्विस सेक्टर पे भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। एंड द थर्ड इज डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट है वो भी कहीं ना कहीं इससे प्रभावित होगा। साथ ही मैम बताती है कि इंडिया इज ऑलरेडी फेसिंग अ इकोनॉमिक स्लो डाउन, जहाँ पे हमारे नॉन फूड बैंक क्रेडिट जो है वो स्लिप कर चुके हैं 10 to 14%, 10% फ्रॉम द 14%। हमारा जीएसटी कलेक्शन स्लो डाउन हो चुका है 6% पे। तो इंडिया ऑलरेडी इकोनॉमिक स्लो डाउन की तरफ है, और यूएस के साथ अगर हमारा कन्फ्रंटेशन लंबा चलता है तो हमारी इकोनॉमी बैडली इम्पैक्ट करेगी। इसके बाद मैम बताती है कि हाउ शुड इंडिया रिस्पॉन्ड। सो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग कि इंडिया के लिए ये एक 1991 वाला मूवमेंट क्रिएट हो चुका है। इंडिया को अपना ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ेगा, जैसे कि यूके के साथ हमने किया, यूरोपियन यूनियन के साथ किया, साथ ही साउथ ईस्ट एशिया के साथ भी जो हमारे एफटीए के कंसर्न है, बिकॉज इंडिया इज रिव्यूइंग द एफटीए विद द साउथ ईस्ट एशिया, तो उसको हमें देखना पड़ेगा। साथ ही इंडिया के जो पॉलिसी मेकर है, काफ़ी अच्छा वर्ड था कि फायर फाइटिंग अप्रोच। फायर फाइटिंग अप्रोच क्या है कि जब इमरजेंसी आएगी तभी आप काम करेंगे। तो ये काफ़ी अच्छी लाइन थी कि इंडियन पॉलिसी मेकर मस्ट मूव बियॉन्ड द फायर फाइटिंग एंड इम्प्लीमेंट रिफॉर्म्स दैट अनलॉक इंडियाज ग्रोथ पोटेंशियल। तो हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करना पड़ेगा, जॉब स्केलिंग को बढ़ाना पड़ेगा, रेगुलेशन को सिंपल करना पड़ेगा जैसे कि हम जीएसटी के साथ कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा स्किल में, नॉट जस्ट इन द फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, रैशनलाइजेशन ऑफ द जीएसटी। साथ ही एक स्पेशल टास्क फोर्स भी प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म के लिए गठित की गई है। अब काफ़ी अच्छी लाइन इस आर्टिकल के एंड में थी कि फाइनली द सेटबैक मस्ट नॉट push India into an anti-US stance. Friction are inevitable in such relationship, but the US remain far too important as an economic partner to sideline, because हमारा ना केवल गुड्स के रिगार्डिंग है बल्कि सर्विसेज हो गया, सप्लाई चेन्स हो गए, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट हो गया। तो यूएसए को डिस्टेंस करना एक काफ़ी काउंटर प्रोडक्टिव इंडिया के लिए हो सकता है। तो हमें अपने नेगोशिएशंस को बेटर करना पड़ेगा ताकि कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड डील हम इंडिया के लिए सिक्योर कर सकें।
द लास्ट आर्टिकल इज रिगार्डिंग कि रशिया वर्सेस यूएसए कि हमें किन इंडिया को कौन ज़्यादा फायदेमंद है या इंडिया को किसके साथ जाना चाहिए। तो इसमें अलग अलग व्यू पॉइंट थे। अब अगर हम आर्थिक नज़रिए से देखें तो भारत अपनी कुल ज़रूरत का 88% जो ऑयल है वो इंपोर्ट करता है। अब उसमें रशियन ऑयल का जो इंपॉर्टेंस है वो अब 35% हो चुका है, जो कि एक समय पे ओनली 1.3% था। अब इससे इंडिया को कितना फ़ायदा हुआ है, तो इंडिया ने इससे तकरीबन $10 बिलियन का फ़ायदा किया है। बट जो GTRI के फाउंडर हैं, ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के फाउंडर अजय श्रीवास्तव सर, उनका कहना है कि एक तरफ भारत $10 बिलियन की सालाना बचत कर रहा है तेल खरीद के, लेकिन अगर भारत का अमेरिका के साथ $41 बिलियन का जो ट्रेड सरप्लस है वो इस टैरिफ वॉर से प्रभावित होता है, तो इंडिया के लिए कंसर्न हो सकता है। साथ ही एक और जो ऑथर है रविंद्र सचदेवी देव जी, वो भी सिमिलर पॉइंट उठाते हैं कि जो 50% टैरिफ है अगर वो कंटिन्यू रहते हैं तो इंडिया के एक्सपोर्ट में नियरली $50 बिलियन तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। तो अब बात यह आती है कि इंडिया को कैसे संतुलन स्थापित करना चाहिए एंड व्हाट इज़ द लेसन और द वे अहेड फॉर इंडिया। तो जैसा हमने हमेशा डिस्कस किया है कि इंडिया एक निष्पक्ष कंट्री है और इंडिया ने कभी भी किसी एक गुट का हिस्सा बनना स्वीकार नहीं किया है। तो हमें अपने इंटरेस्ट सिक्योर करने पड़ेंगे, हमें अपने व्यापार को मजबूत बनाना होगा, हमें अपने व्यापारियों को का साथ देना पड़ेगा, मेक इन इंडिया 2.0 लॉन्च करना पड़ेगा, अपना ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ेगा। एंड हुएवर इंटरेस्टेड इन इंडियाज ग्रोथ स्टोरी वी शुड वेलकम, वेदर इट इज चाइना, यूएसए और द रशिया। एज इट्स फेमसली सेड कि जियो पॉलिटिक्स में कोई परमानेंट फ्रेंड्स एंड एनिमी नहीं होते हैं। तो जहाँ भी इंडिया के इंटरेस्ट सर्व होते हैं, इंडिया को उनका साथ देना पड़ेगा, साथ ही वर्ल्ड को इनवाइट करना पड़ेगा कि यू शुड लुक आफ्टर इंडियाज ग्रोथ स्टोरी। तो ये आज के आर्टिकल्स थे जो कि काफ़ी अच्छी और एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे। सो दिस इज़ फॉर टुडेज न्यूज़ बिट। इफ़ यू आर लाइकिंग आवर इनिशिएटिव प्लीज़ डू कंसिडर शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। और आज की जो एच डी PDF है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक्सेस कर सकते हैं, जहां आपको तेज सेल्स के चैनल पे ये PDF एक्सेस हो जाएगी। थैंक यू।